हमारे इंडिया फर्स्ट हित के नाते आपने जो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ऑयल जो किया, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी फॉरेन एंकर के सामने, और आपने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत वायरल भी हुआ है। तो वो हम कैसे कर पाएं, वो एक मैं समझना चाहूंगा आपके पास से, आपके अभिवादन के साथ साथ। और दूसरा जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है विदेश नीति का, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा भी है कि पीओके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। जो पहला मुद्दा जो आपने उठाया, देखिए नॉर्मली कूटनीति में दूसरों से पब्लिक में जितना कम बहस हो उतना अच्छा है नॉर्मली। हाँ, पर यह भी है कि जब आपको पब्लिक में दबाव बनाने की कोशिश होती है तो कभी कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हम चुप रहें या अपनी बात सामने रखें। और उस दिन जो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, उस दिन वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि मुझे लगा कि साफ साफ जवाब देना चाहिए। और जवाब ये भी है कि आप अगर हमारी मजबूरियां, क्योंकि लोग समझते नहीं कि जो देश उनके यहाँ 50, 60, 70 हज़ार की इनकम लेवल हो और यहाँ लोगों की 70,000 रुपए की इनकम लेवल हो, तो वहाँ सहने की जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं। तो जो ऑयल प्राइस, जो ऑयल इंपोर्ट की कीमत जो है, ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पर ये एक किस्म से बहुत बेसिक लेवल में आम नागरिक का विषय है। और हमें किसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो भी आप कहें, प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि हमें सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए इस सिचुएशन में, और आपका कर्तव्य है कि जो तर्क दुनिया के सामने रखा, ये आपका विषय। पर उनके मन में था कि यहाँ अगर भारत की इकोनॉमी देखें, भारत के जो आम नागरिक की जो इन्फ्लेशन जो इसके कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण हो, जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। और ये इसीलिए एक किस्म से उसका जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो मैं कर रहा था। उसके अलावा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये हमारा जो धंधा जो है वो सबको साथ ले जाने का। जो दूसरा विषय जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबकी आशा क्या है। अब देखिए। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें गुलामी के निशाने को मिटाना है, तो हमारे शहर में एक गुलामी का नाम छुपा हुआ है, तो उस पर एक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है वो चला जाएगा। इसमें हमारी पॉलिटिक्स कहाँ, विदेश नीति कहाँ काम आएगी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर मेनली ये है कि नहीं, देखिए ऐसा है, मैं विदेश नीति करता हूँ ना, बाकी निर्णय जो है वो देश में लेते हैं। हाँ। तो मुझे जो करना है मुझे पता है। हेलो, इंटरनेशनल बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है। प्लस
उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है उधर वहां से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है, या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें? और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने, उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है। तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें मैं मानता हूँ कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकॉनमी उतनी नहीं बढ़ी, जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी देख, जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकॉनमी बराबर थे। अभी चीन की इकॉनमी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूँ, साउथ अमेरिका से, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहाँ, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकॉनमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल है। मैं तो पूरा गुजरात पे निर्भर हूँ कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज़्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस ठीक ट्रेजेक्टरी पर हैं। Sir, I have a question. Thank you for this opportunity that we can at least ask you some questions, sir. सर, आपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में, अभी हम चाइना के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे सर, तो मुझे एक कंसर्न ये है कि अपने देश में हम पॉपुलेशन कंट्रोल की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या हम अपना देश जितना रैपिड अर्बनाइजेशन और मैसी रैपिड अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो सर उसमें भी अर्बनाइजेशन का कारण भी यही है, अपॉर्चुनिटी लेस इन रूरल एरिया एंड मोर इन अर्बन एरियाज। सो फॉरेन, जब हम लोग खुद ही सिर्फ अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो वी सी थिंग्स सो मच मोर इन बैलेंस। सो आपने कहा आप विदेश नीति देखते हैं और काफी सारे अदर लोग देश नीति देखते हैं, तो सर हाउ डू यू देन ब्रिंग दैट नॉलेज? एंड आई गेट दैट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन की अगर बात करें, एक्चुअली रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फॉलिंग वेरी शार्पली। उसका कारण एजुकेशन है, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप देखें, आप अपने आप पर देखें, ईच वन ऑफ अस विद द पैसेज ऑफ टाइम
the family size is smaller. It is part of evolution, you can say. अब जो forced population control जो है, it can have very dangerous consequences, because you are seeing in some countries there is great shortage, वो gender balance disturb हो जाता है. That is not in the interest of any society. So I feel, देखिए डेमोक्रेसी की बहुत अपनी कमियां होती हैं, कभी कभी बड़े लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, पर जो भी आप कहें, आई फील इन दिस कंट्री फॉर ऑल इट्स डिफिकल्टीज any day democracy is better than non-democracy. So, and solution to problems like population has to be democratic. It should not, in my view, it should not be forced. And जिन्होंने force किया है, I point to you, look at them today. वो पछता रहे हैं. They are not happy with what they have done. Second issue जो आप urbanization की जो बात कर रहे हैं, जो your point is well taken. You know, I only said it in response to his because I did not want to get into his question. The fact is, today, जब any minister, any official जो बाहर जाते हैं, हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस समझें, देश में लाएं, यहाँ परिचय कराएं लोगों को, ताकि हम उसको ऑब्जर्व करें. तो मैं तो इसको कहता हूँ, देयर इज़ अ मोदी बैंड ऑफ टूरिज्म. आप कभी कभी देखते होंगे कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो करते क्या है. मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं. जाते हैं, माने एक तो काम वाम करते हैं, वो तो आप सब जानते हैं, बट जब भी समय होता है विल से अच्छा चलो वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत मशहूर है, जाकर देखते हैं वो कैसे चलाते हैं, वहाँ की बुलेट ट्रेन, यहाँ का कन्वेंशन हॉल. साउथ कोरिया में जो नदी की क्लीन अप हो रही थी ना, ये नमामि गंगे, इट वॉज वेरी अर्ली डेज. देयर वेरी फेमस रिवर इन साउथ कोरिया विच वॉज वेरी पोल्यूटेड. तो खुद गए टू सी हाउ डिड दे क्लीन अप द रिवर. बुलेट ट्रेन में खुद चढ़े. जर्मनी में, बर्लिन में जब गए, द रेलवे स्टेशन इज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन हाउ टू इम्प्रूव रेलवे स्टेशन. इन मलेशिया वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वो तो कन्वेंशन हॉल देख रहे थे, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम कन्वेंशन हॉल. तो सिंगापुर गए, दिस होल स्मार्ट सिटी आइडिया, यू नो, इनोवेशन आइडिया. तो दिस मच आई कैन अश्योर यू, कम से कम सरकार में माइंडसेट बदल चुकी. सरकार में माइंडसेट ये है कि देर आर अलग अलग देशों में अपनी अपनी उनकी जो भी उनकी अचीवमेंट्स जो हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके टेक्नोलॉजी हैं. वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ गेटिंग इट टू द कंट्री, एंड दैट इज टुडे एक्चुअली बिकम अ बिग फोकस ऑफ foreign policy. So it is very much there, and in urbanization, the whole idea of smart cities, idea of अगर आप हमारे यहाँ देखें, see today the road connectivity, look at what is happening. जितना अभी रेलवेज पे हम बल दे रहे हैं, you know, faster train, better train, greener train, better services on train. Look at actually connectivity, that is also part of urbanization. Planning. So I would say it is the whole idea of smart city is life will become more urban. Urban population is growing day by day. We should prepare to accommodate them, not say Ram Bharose jo aayenge wo aayenge, and you know we have no responsibility. I think that era is now behind us. So, नमस्ते, आई एम कौशल मोदी. मेरा यह प्रश्न है कि इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, उसका भारत पर क्या प्रभाव है, और अगर प्रभाव है तो हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है. थैंक यू. नहीं, देखिए ये तो उनके बीच में जो तनाव जो है ये तो सालों से चल रहा है. क्या हुआ था कि हमारे यहाँ इसके राजनीतिक कारण हैं. आप जानते हैं कि उस कारणों के लिए हमने जो है अपने इजराइल के साथ जो भी रिश्ते जो हम आगे बढ़ा सकते थे,
हमने नहीं बढ़ाए, मैंने अपने आप को रोक लिया था। तो पहली बार इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री जो इजराइल गए वो नरेंद्र मोदी थे। और हमें सोचना चाहिए कि क्योंकि पूरी देश जानती है कि हमें उस कोऑपरेशन में हमें बहुत फ़ायदा है, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने आप को रोक रखा था राजनीतिक कारण के लिए। तो अभी एक बार आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से आप निकल आए तो फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ता है। और ये इजराइल ये उदाहरण है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में था और हमने नेशनल इंटरेस्ट को डाउन किया और वोट बैंक पॉलिटिक्स को अप किया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।